बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं ये नई सुबह, ये नया हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बाबरकत और बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। इस मॉर्निंग में आपके साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम का नाम, जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। कैसे हो शाज़ेब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं पूरे प्रोग्राम का, आज क्या कुछ शामिल होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं बल्दियाती तरमीमी बिल की, जिसकी वजह से माया अब सिंध में बल्कि पूरी जो मुल्की सियासत है उसमें हलचल मची हुई है इस वक्त। सियासी माहौल में तो हलचल मचती है, लेकिन कुछ ऐसी हलचल मची है कि दोनों तरफ से ऑपोजिशन और इसमें जो गवर्नमेंट में सब लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा आ रही है। और क्या कह रहे हैं साथ साथ, बिल्कुल ये जो तनाज़ा लसानियत की शक्ल अब इख्तियार करता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर जो है वो पर्सनल अटैक्स भी किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि कुछ MQM की जानिब से कहा जा रहा है, मेयर कराची जो साबिक थे वसीम अख्तर, उन्होंने भी ये कहा कि वज़ीर आला को पेंट पहनना नाज़िमाबाद वालों ने सिखाया, इसके साथ साथ बिस्किट खाना तक नहीं आते उनको। इस तरह की बातें कुछ सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक एहतजाज का भी अब ऐलान कर दिया है 19 दिसंबर को। यस, 19 दिसंबर को इसका एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि MQM का रवैया अफसोसनाक है। तो इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं, तफसीली बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा साहब, आप तो साबिक मेयर रह चुके हैं, आप कराची को बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ के मसाइल बहुत अच्छे से समझते हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल, आप इसे कैसे देखते हैं और हमें क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये कराची के हुकूक पर डाका है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। इसकी कोई नज़ीर किसी जमहूरी दौर में नहीं मिलती। ये इसी तरह से है कि आप तादाद की अक्सरियत की बिना पर आप मेरे घर में आएँ और मुझे घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दें और मेरे घर पर कब्ज़ा कर लें। सिटी गवर्नमेंट के हम जो 2013 का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था MQM से मिलकर और उसको एक्ट बना दिया था, हम तो उसे नहीं मानते जिसमें सारे दायरे आपने छीन लिए। जो बची कुछ ही चीज़ें थीं जिसमें बाय बर्थ कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ मेडिकल कॉलेजेस और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने का अख्तियार, फिर कुछ रेवेन्यू के विंडोज़, ये सब कुछ जो है वो कुछ चीज़ें बच गई थी। आपने यकजुम्बिश कलम इसे भी वापस ले लिया। इससे बड़ी बदतरीन मिसाल जमहूरियत के खिलाफ वर्जी की, आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी की हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि आपने कराची के लोगों से, सिंध के लोगों से जीने का हक़ छीन लिया है। ये पीपल्स पार्टी अपनी इसकी जागीरदाराना और वडेराना जो सोच है, ये उसकी ज़हनी अक्कासी है। मैं समझता हूँ रियासत के लिए ठीक बात नहीं है, मुल्क के लिए ठीक बात नहीं है। और इससे महरूमियाँ वैसे ही पहले फैल रही हैं। आपको पता है लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो अब 3 करोड़ लोग तो ख़ुदकुशी नहीं करेंगे मायूस होकर। कुछ लोगों ने अगर ये फैसला कर लिया कि हमें मरने से पहले हम इनको मार कर मरें। तो मैं अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। वसीम अख्तर साहब कराची मेयर रह चुके, ठीक है, जब भी उनके दौरान मुसलसल जब वो वहां पर सर्व कर रहे थे अपना, तो हमेशा शिकवा करते थे इख्तियारात की कमी। उनसे सवाल करने पर बल्दियाती मसाइल का जब भी कोई सवाल करें तो वो कहते थे मेरे पास, जो वो शिकवा करते थे, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा इतना जो है वो इख्तियार नहीं है। तो आप मेयर रह चुके हैं, क्या कराची के मेयर के पास वाकई इख्तियार नहीं होता कोई इस तरह का? देखिए, वसीम अख्तर को शिकायत करने का इसलिए उनको जवाज़ नहीं बनता उसके लिए कि इसलिए कि उनकी पार्टी जो ये शोर कर रही थी, उन्होंने ख़ुद से थाल में सजाकर पीपल्स पार्टी को अपनी गवर्नरी और अपनी वजारतें बचाने के लिए 2013 में ये सारे इख्तियारात थाल में सजाकर पीपल्स पार्टी के हवाले किए हैं। तस्वीरें गवाह हैं। 2013 में यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये MQM उनका गवर्नर था और उनकी वजारतें थी, और 2014 नवंबर तक ये वजारतों पर बरजमान रहे हैं और इनका गवर्नर 2016 तक बरजमान रहा है। इन्होंने तो पीपल्स पार्टी को अपने हाथ से इख्तियारात और तमाम वसाइल कराची के लोगों के ये हवाले किए हैं। तो इनको ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि ये शोर करें कि इख्तियारात नहीं। भाई, इख्तियारात जब गए थे तो क्या आप चांद पर गए हुए थे? और ये पार्टी तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। अगर पीपल्स पार्टी ने इख्तियार छीन लिया था तो आप मुझे बताइए कि आपने कितनी दफ़ा शहर बंद कराए? एक दफ़ा भी नहीं।
कोई कॉल नहीं दी, कोई हड़ताल नहीं की, क्योंकि कैसे करते, खुद से अपने हाथों से इख्तियारात और ये सब चीज़ें साइन करके अपनी गवर्नरी और अपने हराम कमाने के लिए ये कराची वालों का इन्होंने सौदा किया है। तो इनके ऊपर तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। और जो इख्तियारात जिनकी आप मौसूफ़ की बात कर रहे हैं, जो मेयर साहब की उनके पास जो थे, उसके ऊपर उन्होंने कौन सी जो ईमानदारी के साथ उन्होंने उस काम को इस्तेमाल कर लिया, और उसके इस्तेमाल ना करने की वजह से पीपल्स पार्टी को और मौका मिल गया कि भाई ये करप्ट ही आदमी है, ये हमसे क्या लेगा इख्तियार। तो किरदार वाले लोग ही किसी सही चीज़ को कह सकते हैं और मनवा सकते हैं, और जिनकी आप बात करें उनके पास जैसे कि आपकी बातें भी हैं और दीगर सियासी रहनुमाओं की बातें भी हैं कि जो बिगाड़ है ख़ासतौर पर कराची की अगर बात करें सिंध में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पीपल्स पार्टी ही है। आप क्या समझते हैं जो वफाकी हुकूमत है जिसमें PTI बैठी है और आप उनके इत्तेहाद जो MKM वाले उनके इत्तेहादी हैं, क्या उनका कोई किरदार नहीं है इस बिगाड़ में? देखिए, आप MKM और PTI की जमात को इसमें बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। इस शहर में 21 यकीनन पीपल्स पार्टी तो जुल्म कर रही है, वो तो जालिम है, वो तो जाबिर है, लेकिन इस शहर वालों ने 21 में से 18 सीटें PTI को, 14 और 4 सीटें MKM को दी हैं। 21 में से 18 सीटें जिन पार्टीज़ के पास हो और वो हुक्मरान जमात भी हो, वफाक में उनकी हुक्मरानी हो, गवर्नर उनका बैठा हो, सदर उनका हो, वज़ीर आज़म उनका हो, वहाँ पर 3 सीटों वाली पीपल्स पार्टी जो कि 18 में 3 सीटें थी अब 4 हो गई हैं, वो इस सीट के हुकूक पर डाका डालती चली जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल कि जो लोग हैं 18 सीटों वाली वो किरदार वाले लोग नहीं हैं, वो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वो नाअहल लोग हैं, वो बदकिरदार हैं, वो करप्ट, वो भी करप्ट हैं साथ साथ। तो एक करप्ट बंदा, एक करप्ट MNA MP, एक करप्ट पार्टी, वो किसी और एक नाअहल पार्टी, वो किसी काम को, गलत काम को रुकवा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। अगर इस एहतजाज पे आपको भी इनविटेशन दिया जाए और शिरकत की दावत दी जाए तो क्या आप जाएंगे? नहीं, तहरीक इंसाफ जो एहतजाज ना करे, अपनी पावर इस्तेमाल करे। एहतजाज तो वो पार्टियां करें ना कि जो हुकूमत में नहीं हैं, जिनके पास पार्लियामेंट में नहीं। आप तो भाई एग्जीक्यूटिव पावर लेकर बैठे हो, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा आपके पास है, पाकिस्तान का सदर आपके साथ है, पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री आपके साथ है। आप एक दिन में 30 बिल पास करवा लेते हैं नेशनल असेंबली में। क्या आईनी अमेंडमेंट करने के लिए कि जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट लिख दिए जाए आइन में, क्या NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड भी आइन में लिख दिया जाए, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस उस वक्त तक जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक आप जो मुल्क में सूबाई और कौमी असेंबली का क़याम अमल में नहीं ला सकते। ये 3 तरामीम आज PTI चाहे तो आराम से करवा सकती है। ये 3 आइनी तरमीम इनको करवानी चाहिए। आपको एहतजाज की जरूरत नहीं है, आपके पास असेंबलियाँ हैं, आप इसके लिए लॉबिंग करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। एक में बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। और अब चलते हैं गवादर के 1 माह से होने वाले एहतजाज की तरफ। बिल्कुल, इस तरफ चलते हैं और बात करते हैं। गवादर में माहीगीर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं, लेकिन इसके बाद हुआ कुछ यूँ है माया कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है, और वो नोटिस लेने के बाद क्या सूरत हाल बन रही है, वहाँ की अपडेट्स क्या है, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं वो किस हद तक अब तक पूरे हो सके हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगवा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़िया साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस तो ले लिया है, क्या अब एहतजाज ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो गया या ख़त्म हो सकेगा बहुत जल्द, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ग्वादर का जहाँ तक मसला है, ग्वादर के लोग हमारे लोग हैं, ग्वादर के लोगों का मसला हमारा ही मसला है। वज़ीर आला साहब ने पहले दिन ही एहतजाज का नोटिस लिया था। उन्होंने एक ज़हूर बुलैदी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के 2-3 राउंड्स जो हैं मुज़ाकरात के हुए, और हमें यही इत्तला दी गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जब अगले दिन ज़हूर बुलैदी साहब आ गए तो बदकिस्मती से वो ऐलान ना हो सका। तो वज़ीर आला साहब ने मुझे कहा कि आप भी जाएं, आलात का जायज़ा ले लें। तो मैं वहाँ गया, मैंने मौलाना साहब के साथ ख़ुद बैठा। उनके मेरे भाई 19 डिमांड थे। 19 में से 16 डिमांडों के असिस्टेंट कमिश्नर को चेंज करें, डिप्टी कमिश्नर को चेंज करें, पानी के मसाइल थे, यूनिवर्सिटी के मसाइल थे, वो सब उसी टाइम ही हल हो चुके थे।
उनके 3 मसले थे जिन पर उनसे बात की जा रही थी कि आप इन 3 मसलों को हम फ़ौरन रातों रात हल नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का कोई कानून भी है, तरीक़ाकार भी है। वो 3 मसले ये थे। पहले वो कह रहे थे कि ट्रॉलिंग आपको पता है एक माफिया है, जिस तरह चीनी का माफिया है, चीनी चोर हैं, या करप्शन का माफिया है, इसी तरह इस माफिया को एक रात में नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंदर हमने मुकम्मल कंट्रोल किया। वहाँ अभी ट्रॉलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। दूसरा मसला था बोट्स और नॉन कस्टम पेड बोट्स थी और व्हीकल्स थी, उनको कस्टम ने लिया था। कस्टम के कानून के तहत उन पर FIRs हो चुकी थी, तो उन FIRs को ख़त्म करना हमारा दायरा इख्तियार में नहीं था। तो और एक जो इनका अहम डिमांड था कि बॉर्डर के जो मसाइल हैं वहाँ आप FC को हटाकर वहाँ आप लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ज़िम्मेदारियाँ दी। तो आपको पता है इतना वसी बॉर्डर है, हम एक रात एक इदारे से लेकर दूसरे इदारे को ये सब तमाम चीज़ें नहीं दे सकते। उसके लिए हमने होमवर्क करना होता है, काम करना होता है। हमने उनको कहा आप 10 दिन दें, हफ्ता दें, आपकी ये डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। तो फेडरल गवर्नमेंट उसी दिन से हमारे साथ ऑन बोर्ड है, वो कोशिशें भी कर रही है। तो अब मज़ीद इमरान खान साहब ने मौका दिया है, तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब मुज़ाकरात को कामयाब बनाइए। कि मछली का गैर कानूनी शिकार, बॉर्डर की बंदिश, बलूचिस्तान में मंशियात का इस्तेमाल, तालीमी सेहत तफरी सहूलियात की फरहमी, ये माहीगीरों की सरे फहरस्त मुतालबात हैं। क्या इन्हें हल किया जा रहा है? क्या इन पर फोकस है? ट्रॉलिंग का उनका जो मसला था उसको हल कर लिया गया है। बॉर्डर का जो था पहले टोकन सिस्टम के ज़रिए कारोबार चलता था, वज़ीर आला साहब ने जाते ही ऐलान किया कि टोकन सिस्टम ख़त्म होगा। और एजुकेशन के हवाले से ग्वादर के लोग जितने अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होंगे, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, हमें मौलाना साहब से ज़्यादा खुशी होगी। दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि जब ऐसे एहतजाज होते हैं और जब ऐसी रैलियाँ निकाली जाती हैं तो आलमी सतह पर हमारा इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब होता है, ख़ासतौर पर गवादर का। इसके लिए इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, ज़रा ये बताइएगा। मैं समझता हूँ कि हम ऐसी चीज़ों से अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम इधर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स को डरा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम ऐसी बातें करके इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, सर ये बताइएगा, मुस्तकबिल में इस तरह की सिचुएशन ना हो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? मसाइल एहतजाज से पहले ही हल हो जाए, उसके लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए, हम बैठे ही इसी वजह से कि मसले ही हल करें, मसले एहतजाज की ज़रूरत हो ही ना, लेकिन जहाँ कोई कमी बेशी रह जाती है अवाम एहतजाज कर लेते हैं, ये अवाम का जमहूरी हक है। सर ये मामला तो बड़ा अहम मामला था, इस पर बात हो गई, लेकिन एक और अहम मामला भी है जो कि कोयटा में इस वक्त एहतजाज जारी है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी बाजियाबी के लिए मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ कोई आप लोगों का राब्ता हुआ है, कोई बातचीत हुई है? देखिए, इस तरह के दरिंदे जो है माशरे में हर जगह होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाए ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जब ये लोग, इनके बारे में कोई शिकायत आ जाती है, आवाम ताउन करते हैं, फिर ज़िम्मेदार हुकूमत का काम ये है कि ऐसे दरिंदों को अंजाम तक पहुँचाया जाए। यहाँ कुछ ख़वातीन आई, उन्होंने शिकायत दर्ज की तो फ़ौरन ही हमारे इदारे हरकत में आकर इन मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। 2 मुलज़िमान को अभी तक इनके ख़िलाफ़ 2 FIRs हो चुकी हैं, और जो एक FIR हो चुकी थी जिन खातून की वालदा ने की थी वो भी अभी मंजर आम पर नहीं है। तो हम हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी होती है उस अपने तसलसल के साथ तफ्तीश को आगे ले जा रहे हैं कि इसमें कौन है कौन नहीं है। अभी इस वक्त तफ्तीशी अमल चल रहा है, अगर मैं कुछ शेयर करूंगा तो मेरे ख्याल में इससे मुलज़िमान को फ़ायदा होगा और तफ्तीश में रुकावट पैदा होगी। ठीक है सर। दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम पर हमसे तफसीली बात कर रहे थे गवादर के हम मामले पर भी, और इसके साथ साथ जो कोयटा का मामला है उस पर भी दोनों तरफ एहतजाज जारी हैं, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है इस पर तफसीली बात की है। माया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्फे की तरफ जाते हुए बता दूं आपको कि जब वापस आएंगे आपको बताएंगे इंपोर्टेड गाड़ियां वर्सेस लोकल गाड़ियों की खबर, और गाड़ियों की बात करते हैं। जब तक फ्यूल ना हो गाड़ी कैसे चलेगी, और खवातीन फ्यूल भर रही हैं, ये और बहुत कुछ वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार।
गाड़ियों का, एक सेकंड, गाड़ियों के शायद मुझे एक सवाल आ गया कि फ्यूल पंप से गाड़ियों का जहन में आ रहा था कि मुझे बड़ा शौक था कि भाई मैं कोई एक और गाड़ी होनी चाहिए बंदे के पास, बाहर से तरह इंपोर्ट करें, तो फिर वो एकदम से सारे फुस हो गए मेरे ख्वाब। बिल्कुल, अब आप ना सोचें क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी लग रही है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, जो मुकम्मल तैयार गाड़ियां हैं, उनकी दरामद पर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की जा रही है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो अब हम देख रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से। तो सवाल यही पैदा होता है, क्या इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं माया? ये हमें, मुझे भी पता करना है क्योंकि जाहिर है भाई हम भी जरा शौक रखते हैं और हमें भी एक ख्वाब देख रहे हैं कि कोई एक और इंपोर्टेड गाड़ी होनी चाहिए हमारे आसपास। बिल्कुल, और ये तैयार शुदा गाड़ियां जो है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, पेट्रोल व्हीकल्स भी हैं, इसके साथ साथ हाइब्रिड व्हीकल्स भी हैं। तो यही जानने के लिए कि क्या गाड़ियां वाकई महंगी हो रही हैं, इसमें सदाकत है, ये जानने के लिए हमें रब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑटो डेवलपमेंट कमेटी के सेक्रेटरी इंजीनियर आसिम अयाज साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ खबरें पहले आ रही थी कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी लग रही है, अब खबरें आ रही हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 50% की जा रही है, कितनी सदाकत है इन खबरों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि गवर्नमेंट अक्सर जो भी फैसले होते हैं उनको रिव्यू करती रहती है अपने इस पे जो हालात हैं डॉलर की कमी के मार्केट में, इसको देखते हुए ये गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी जाए और मतलब किसी भी तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जाए, तो ये एनालिसिस तो होते रहते हैं पाकिस्तान में। मीडिया तेज़ है, मीडिया ने ये खबर लगाई, लेकिन देखिए उसके एक तो मैं बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट में फैसले होते हैं वो सारे मुशावरत से होते हैं। इस पे कई डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। ये बात ज़रूर हुई थी, फिर ये उसके देखा गया कि उसके प्रोज क्या है और उसके कॉन्स क्या हैं। कुछ लोग सिर्फ CBUs यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स में ही काम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो लोकल बना रही हैं। अगर देखा जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि अगर इंपोर्ट बंद होती है तो कस्टमर की चॉइसेस कम होंगी, लेकिन जो लोकल गाड़ी है उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। आजकल सप्लाई चेन के भी इश्यूज हैं। इस पे ये है कि जब आप अगर पाबंदी लगाते हैं तो प्रेशर और बढ़ेगा और मार्केट में ऑन मनी और बढ़ेगा। तो ये एनालिसिस जब हो रहे होते हैं तो मीडिया समहाउ गेट्स द इंफॉर्मेशन। ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन देखें सबसे पहले पाकिस्तान कि अगर कोई डॉलर्स की शदीद कमी हो तो क्या किया जाए। गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ी है, ऑब्वियसली इंपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट डॉलर्स में है, रुपये पे प्रेशर आएगा। जी जी आसिम साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्या जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बन जाती है तो क्या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी इसका फायदा होगा? देखें, जो इंपोर्टेड गाड़ियों की मार्केट है, एक मार्केट हमारी XYZ पाकिस्तान में मौजूद है। अगर वो इंपोर्टेड गाड़ियों पे बैन होता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो वो जो डिमांड है वो शिफ्ट होके लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों पे जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं इंटरनेशनली, तो इस वक्त जो लीड टाइम है, गाड़ी जो डिलीवरी का टाइम है वो पहले ही ज़्यादा है, तो लोकल गाड़ियों पे या लोकल कंपनीज पे मज़ीद प्रेशर आएगा। फ़ायदा तो इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स होगा, लेकिन प्रेशर भी आएगा टू डिलीवर द व्हीकल टू द कस्टमर। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि फ़ायदा तो उनको होगा, अगर हम लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात करें, किस हद तक उनको फ़ायदा हो सकता है अगर तो इंपोर्टेड गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लग जाती है? तो देखिए, हम ये भी एनालाइज करना होगा कि क्या हम इंपोर्टेड गाड़ियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जैसे ये मर्सिडीज़ है या वॉक्सवैगन है या ऑडी है, ये इंपोर्ट ही हो रही हैं पाकिस्तान में। और हमारे यूरोप के साथ या उन मुल्कों के साथ तजारती ताल्लुकात भी होते हैं। कंप्लीट बैन करना, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये देखें कि शायद कोई टेम्पररी मेजर के तौर पे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की जगह गवर्नमेंट सोचे, लेकिन येट अगेन जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये एनालिसिस होते रहते हैं गवर्नमेंट में, इसको देखा जा रहा होता है, मॉनिटर किया जा रहा होता है सिचुएशन को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यकदम कोई बैन लग जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो हम सालाना कितने यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाते हैं?
पाकिस्तान में इस दफ़ा रिकॉर्ड प्रोडक्शन मुतवक्किल है, तकरीबन 3 लाख को हम टच करते नज़र आ रहे हैं, 3 लाख गाड़ियाँ पर एनम लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो भी सप्लाई चेन के इश्यूज के साथ। कैपेसिटी जो हमारी थी एक लेकिन पॉलिसी, ऑटो पॉलिसी मैं 2016 सवाल में यहाँ पे एक एडिशन कर दूं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी सर, जो समझना चाह रहे हैं वो ये कि जो डिमांड है मार्केट की उसको मीट करने के लिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतनी प्रोडक्शन कर लेंगे कि जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, इतनी सप्लाई हो जाएगी। जी, जो इस वक्त हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4,25,000 से ज़्यादा हो गई है। डिमांड मैंने कहा वो 3 लाख, 3.5 लाख के अराउंड है। जो नए प्लांट्स लग रहे हैं, एक तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, इतना जल्दी इसकी प्रोडक्शन होती नहीं है। हाउएवर आपने नए प्लेयर्स के आने से देखा होगा कि टू सम एक्सटेंट ये डिमांड मीट हो रही है। जैसे जो न्यू एंट्रेंट्स टोयोटा, होंडा और सुजुकी के अलावा आए हैं, जिनमें किया है, हुंडई है, प्रोटॉन है, इनकी आने की वजह से जो भी मार्केट है उसमें बेहतरी आ रही है। तो वो जो भी गैप है उसको ज़रा फिल करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अच्छा आसिम साहब, एक और सवाल, क्या बड़े और भी ब्रांड्स और बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इंटरेस्ट दिखा रही हैं? जी, इस वक्त जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 7 कंपनीज को तो हमने लाइसेंसेस इशू किए हैं। अब कोई करीब 10 गाड़ियां बनाने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2 प्लांट्स वॉक्सवैगन और एमजी वो भी अंडर प्रोसेस हैं। इस वक्त मास्टर मोटर्स, किया, हुंडई, यूनाइटेड, डीएफएसके और एक और कंपनी है जो प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है। ये बिग 3 के अलावा है। तो इस हमारी मार्केट के साइज़ के मुताबिक ये नंबर अच्छा है। वर्ल्ड रिनोन ब्रांड हमारे पास आ गए हैं पिछली पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उसके तहत। अच्छा सर, ये इतनी कंपनीज आ रही हैं, मैं एक अवामी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जब इतनी कंपनीज आ जाती हैं और अपने ब्रांड लॉन्च करती हैं या अपनी गाड़ियाँ लेकर आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में गाड़ी सस्ती नहीं हो पा रही, लोग परेशान हैं, चाहे वो लोकल गाड़ी खरीदें, कोई और ख़रीदें, हर तरह से गाड़ी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हर चंद माह बाद इजाफा हो जाता है। क्या वजूहात हैं इसकी? जी, वजूहात जैसे हमने पहले बताया कि इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है, इंटरनेशनली रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, इंटरनेशनली सीकेडी किट की प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर और इसमें एक पोर्शन होता है टैक्सेस का, गवर्नमेंट के टैक्सेस का पोर्शन भी प्राइस में काउंट हो रहा होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रीजन में हमारे जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया एक्सेट्रा। उसके अलावा जो शिपमेंट कॉस्ट है, थर्डली हम जो सारा रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्टेड मंगाते हैं। रुपी हमारा डिवैल्यू हुआ है, जब हमारी इंपोर्ट्स होंगी तो इंपोर्ट्स महंगी होंगी। हाउएवर अगर हम सही एनालिसिस करना चाहें तो हमें डॉलर प्राइस निकालनी चाहिए एक गाड़ी की दूसरी से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें पाकिस्तान कंपेटिटिव है। छोटी गाड़ियों में वॉल्यूम्स कम होने की वजह से हमारी कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में हम इंटरनेशनली कंप्लाइंट हैं, हम उससे गाड़ियाँ हमारी कम कीमत में है जो थाईलैंड में है या इंडिया वगैरह में है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ऑटो डेवलपमेंट कंपनी के सेक्रेटरी इंजीनियर आसिम अयाज साहब, जो हमें इस वक्त गाड़ियों की सारी अपडेट दे रहे थे और उम्मीद मतलब बढ़ा रहे थे लोगों की। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई वाली बात के साथ साथ शाहजिब का पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि प्राइसेस में कमी नहीं आती, और इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल, आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत सारे लोगों को आ रहा है। गुस्सा ऐसे भी आ रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो बॉसेज हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनके दरमियान नोकझोंक हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन गुस्सा इस हद तक पहुंच जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि पूरी कंपनी को या पूरी फैक्ट्री को, पूरे गोदाम को आग लगा दी जाए। यार माया, थाईलैंड में पेश आने वाले वाक़े ने सबको हैरत में डाल दिया। थाईलैंड के एक जो तेल के गोदाम में काम करने वाली 38 साला खातून ने अपने बॉस से नाराज होकर इंतहाई खौफनाक जो उन्होंने कदम उठाया वो ये था कि उन्होंने पूरे गोदाम को आग लगा दी। शाहजिब, ये कैसा गुस्सा था भाई? ये वैसे करोड़ों का माल, किस किस्म की नाराजगी थी है, क्या वजूहत थी, लेकिन उन्होंने नाराज होकर ये जो है इक़दाम उठाया और ये कदम उठाया कि पूरी फैक्ट्री को, जो पूरा गोदाम था इसका तेल का, वो उसमें उन्होंने आग लगा दी। अब हम आगे चलकर ये बात कर लेते हैं कि एक ऐसा किसान रमिया जिसका नाम है, उसने कुछ यूं किया कि अपनी
जो गाय थी ना उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो पहुंच गया, इसकी वजूहात क्या थी? तूने कम दूध क्यों दिया, मतलब कर्नाटका के जो एक किसान है जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने जो है वो केस कर दिया, शिकायत थाने में जाके दर्ज करा दी कि भाई मेरी जो अपनी गाय है उसने जो है कम दूध दिया है। और अब शिकायत ये इनकी बिल्कुल मुनफरिद मामला जो कभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसके भी और भी बहुत सारी खबरें हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप लोगों के साथ होंगी। लेकिन सबसे बाद रहिएगा हमारे साथ शाहजेब और माया के आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। आगे चलते हैं और माया मुकाबला हुस्न की बात करते हैं। बहुत सही जगह, फर्स्ट टाइम सही जगह तुमने देखा। जब हुस्न की बात की तुमने बिल्कुल सही जगह देखा, वो भी पहली दफा। लेकिन कुछ ऐसे ऊंट थे जिन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। जी हम हाँ, ऊंटों की तरफ आ जाते हैं। जी ऊंटों की तरफ आ जाते हैं और ऊंटों के बारे में ये कि 40 से ज्यादा ऊंटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इस रेस से जिसमें मुकाबला हुस्न था, क्योंकि इनको बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाकर जो है वो इंजेक्शंस लगाने के बाद इनको देखा गया, इनका जाहिर है रेस में और मुकाबले में जाने से पहले जब इनका इंस्पेक्शन हुआ तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बोटॉक्स भी कराया गया, फेस लिफ्ट भी कराया गया, इसके साथ साथ छोटे मोटे ऐसे इंजेक्शंस भी लगाए गए जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो आपको पता है सख्ती भी है इस पर शाहजेब, इस पर सख्त इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हैं कि इस तरह की कोई भी मसनूई खूबसूरती, उनका चेहरा उनका निखारने के लिए, उनकी चीक्स सामने करने के लिए या उनका चेहरे में ऐसे कोई फीचर्स बनाने के लिए जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको बनाने के लिए इस बात पर बहुत सख्ती है कि कोई भी फेक चीज इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन 40 बेचारे ऊंट जो है ना मासूम से वो लेकिन ये जरूरी इसलिए था क्योंकि $66 मिलियन का इनाम है जो इस मुकाबले हुस्न में ऊंट जीतता है। इसके लिए बड़ी कोशिशें की जाती हैं, बड़ी तैयारियां की जाती हैं। तो चीटिंग तो कहीं नहीं चलती ना, चीटिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, लॉजिकल चीटिंग को समझ में आता है, जैसे कि जापान में एक बनी है ट्रेन और वो साथ में है बस भी। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि ये ऐसी जो है ना वो तैयार की गई है बस जो कि पटरियों भी चलती है और रोड पर भी चलती है। जो जापानी इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये तैयार की है, बहुत अरसे से इस पर काम चल रहा था और अब फाइनली ये मुकम्मल हो चुकी है। डुअल मोड व्हीकल इसे कहा जा रहा है। इसके साथ साथ 25 दिसंबर को इसे फंक्शनल भी कर दिया जाएगा, बाकायदा इसका आगाज कर दिया जाएगा। ये ट्रेन चल सकेगी, 130 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती है और तकरीबन चंद 15 सेकंड के अंदर ये अपना बस टू ट्रेन टू ट्रेन टू बस जो है वो स्विच कर सकती है। और साथ में 20 साल की तहकीक शामिल है इसको बनाने में और ये बहुत जल्द जो है वो आने वाली है। बिल्कुल, आप जैसे बता रही हैं 2002 में इस पर काम शुरू हुआ था, अब 2021 भी खत्म होने वाला है। तकरीबन 21 से तकरीबन 20 साल बनते ना। आपने 123 किलोमीटर बोला ना आपने, 123 किलोमीटर इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। ये बहुत ही जबरदस्त, और ट्रैक जो है 15 सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक दुनिया की देखने वाली चीज होगी, शाकार होगी। अच्छा, इंस्टा पे मैंने सुना है कि एक नया फीचर आया है कि अगर आप अपने मर्जी से टाइमर लगा सकते हैं और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या आप चाहते हैं कि इंस्टा को आप बोलें कि जी मैं इतने घंटों के बाद मैं चाहता हूँ आप ना नजर आए मुझे, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, आप हद लगा सकते हैं, यानी कि उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इस्तेमाल करना चाहते हैं, 20 मिनट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसकी जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अलर्ट आ जाएगा पूरी स्क्रीन पर और वो अलर्ट आपको ये बताएगा कि अब आप अपना जो वक्त है पूरा कर चुके हैं, जितना आपने इस्तेमाल करना था वो कर लिया है, अब आप इस इंस्टाग्राम को बंद कर दें। और अब चलते हैं हम जरा क्रिकेट की तरफ जो आज गहमा गहमी होने वाली है। बिल्कुल, आज कराची स्टेडियम में मैच होने वाला है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला T20 मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। क्या गहमा गहमी है, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, SOPs खासतौर पर कोविड की वजह से उन पर कितना अमल किया जा रहा है, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे फयाज यूनस ने। फयाज से आपके पास क्या इकदाम अभी तक लिए गए हैं खासतौर पर कोविड के हवाले से, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं नेशनल स्टेडियम के अतराफ में? देखिए, कराची में एक मरतबा फिर चौको छक्कों की बहार होने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के बाहर। आज कराची में शाम 6 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा।
ये 3 सीरीज़ के मैच हैं, पहले जो है T20 और उसके बाद जो है वनडे मैचेस खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम के एहतराम में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कराची में हम देखते हैं कि जब मैच होते हैं तो कराची के जो शहरी हैं सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं ट्रैफिक जैम की। तो इस बार जो पुलिस ने जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। शाम 6 बजे जब मैच शुरू होगा तो उससे पहले टीम को जो है एयरपोर्ट से नेशनल स्टेडियम पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ 2 मिनट शारा फैसल को बंद किया जाएगा और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। जैसे टीम नेशनल स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाएगी तो नेशनल स्टेडियम के तमाम तर एतराफ़ की सड़कों को खोल दिया जाएगा। 3 पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, चाइना ग्राउंड, हकीम सईद ग्राउंड और ख्वाजा गरीब नवाज, जहां पर शायकीन आएंगे अपनी गाड़ियां पार करेंगे, उसके बाद शटल सर्विस के थ्रू जो है वो नेशनल स्टेडियम के करीब आएंगे और वहां से वॉक थ्रू गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम के अंदर दाखिल होंगे। जितने भी शायकीन आएंगे उनके लिए पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अपने साथ असली शनाख्ती कार्ड और साथ लेकर लाजमन आए ताकि उनको अंदर जाने में किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। कराची में वेस्ट इंडीज़ के साथ जो पाकिस्तान का आखिरी मैच हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब 2018 के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आमने सामने होंगी और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कराची वाले दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ये तमाम तर जो सीरीज़ है वो क्लीन स्वीप करे। जी ठीक है फयाज, आप बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप बताओ ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि मैच चल रहा है। लेकिन जी मायाब, आप क्या बताने जा रही हैं? मैं बताने जा रही हूँ, कौन कहता है ख्वाब पूरे नहीं होते? होते हैं ख्वाब, बिल्कुल ख्वाब होते हैं, लेकिन एक ऐसा ख्वाब जो पूरा होते हैं अभी आप और हम सुनेंगे। उस ख्वाब को सच करने में, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपको ये बताएं कि 974 नामी स्टेडियम के लिए 974 कंटेनर इस्तेमाल किए गए हैं। कहां पर? कतर में। कतर में कंटेनर से फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया है और इसमें एक पाकिस्तानी है जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है, उनसे हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कंटेनर स्टेडियम समेत 8 स्टेडियम्स में खेला जाएगा और दिलचस्प बात यही है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद इस शाहकार को हकीकत का रूप धारने के लिए पेश रहे हैं और उन्हीं से हम बात भी कर लेते हैं कि स्टेडियम के पीछे विजन क्या है, मकसद क्या है, क्यों इस तरह से इसको कायम किया गया है, क्यों इस तरह से बनाया गया है। तो इसी पर बात करने के लिए सुप्रीम कमेटी ऑफ लेगेसी कतर में पाकिस्तानी नुमाइंदे रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि इस कंटेनर को बनाने का मकसद क्या था, विजन क्या था, ऐसा क्यों किया गया? देखें, सुप्रीम कमेटी ऑफ डिलीवरी और लेगेसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड कप 2022 को डिलीवर करने में, उसमें लेगेसी का बहुत बड़ा किरदार है। और जब ये 2010 में ये बिड कतर को मिली थी तो उसी वक्त ये लेगेसी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया था। कतर जो है वो एक 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और कतर में बहुत बड़ा हमद पोर्ट है जो कि पूरी दुनिया से कंटेनर से सामान जो है वो दरामद करता है। तो उसी लेगेसी को बरकरार रखते हुए ये एक अनोखा अंदाज अपनाया गया और कंटेनर की मदद से एक ऐसा स्टेडियम तैयार किया गया जो कि बहुत जल्द तैयार भी हो गया और इसको बहुत जल्द डिसमेंटल भी किया जाएगा। खूबसूरती के साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कंटेनर को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। तो उसका जो अहम मकसद था वो एक अछूता अंदाज और लेगेसी बरकरार रखना था। अच्छा, रियाज अहमद ने कहा डिसमेंटल किया जाएगा। जी, ये एक टेम्परेरी स्टेडियम है जिसको कंटेनर की मदद से बनाया गया है। कंटेनर के बहुत सारे फवायद हैं, हमने पाकिस्तान में भी देखे हैं कि उससे मेंटल करके बहुत सारी चीजें बना दी जाती हैं। तो ये एक अछूता अंदाज यहाँ फुटबॉल स्टेडियम के लिए तैयार किया गया, जिसमें स्टेडियम को जो बुनियादें हैं और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रंगीन कंटेनरों से बनाया गया है और फिर इसको डिसमेंटल करके मुख्तलिफ ममालिक में इसकी जो सीट्स हैं, छतें हैं और कंटेनर्स हैं उनको एज अ तोहफतन जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है सर, इसमें आपका क्या किरदार था, इस हवाले से भी जरा बताइएगा तफसीलन, और इसके साथ साथ इसको बनाने में कितना वक्त लगा तकरीबन? देखिए, मैं तो एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, एक पूरी टीम है और पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा किरदार है कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो मेरा तो किरदार एक छोटे से सोशल वर्कर का है,
लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स, पाकिस्तानी इंजीनियर, इवन पाकिस्तानी ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है उनका बहुत बड़ा किरदार है कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और हत्ता के 12 साल की इस तवील जिद्दोजहद में जिसमें कतर को इस काबिल बनाया जा रहा है कि जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया जा सके। तो पाकिस्तानियों का किरदार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी डिजाइनिंग और उसमें इवन ब्लू कॉलर तक काम के लिए किया गया। दूसरा किरदार पाकिस्तान का जो बहुत अहम रहा 2022 के गेम्स में, और ये जो हमारा स्टेडियम है 974 जो है कतर का टेलीफोन इंटरनेशनल कोड भी है, और इसमें 974 कंटेनर इस्तेमाल किए गए हैं। तो वर्ल्ड कप फीफा 2022 में एक और जो पाकिस्तान का किरदार है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। पिछले दिनों कतर में एक सेफ्टी सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई जो कि इस वक्त जारी अरब वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अहम थी, जिसमें 13 ममालिक ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान उन 13 ममालिक में शामिल है। तो हमें फख्र है कि पाकिस्तान जो है वो कतर में वर्ल्ड कप फीफा 2022 की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दुनिया के 13 ममालिक में से एक मुल्क है। जी। जैसा ये बताइए, पाकिस्तान इस तरह के जो प्रोजेक्ट से किस तरीके से फायदा उठा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स जो है एक डिप्लोमेसी का किरदार अदा करता रहा है, और हम अगर उसको देखें तो उसके बहुत सारे पैराए हैं कि पाकिस्तान किस तरह से दुनिया में अपना एक पॉजिटिव किरदार को वाज़े कर सकता है। ये बात बहुत वाज़े है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड में पीस कीपिंग मिशन में नंबर 2 है। सो जो दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। तो इसको हम इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का किरदार को लेते हुए हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और हम अमन के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपनी जो मैन पावर है, जो हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है और हमारी ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है, उसका हम यकीनन एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो है बड़े आसानी से उसकी मकदार को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट हैं उनका नाम बहुत यहाँ पर रोशन होता है जब हम सुप्रीम कमेटी के साथ या मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारी एक टीम है जिसने एक MOU साइन किया है सुप्रीम कमेटी और डिलीवरी ऑफ लेगेसी के साथ, जिनके साथ हम मिलकर शाना बशाना काम करते हैं और हम इस बात का भरपूर मुजाहरा करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा रब्त है, और जो भी इक़दामात हैं जो सुप्रीम कमेटी ऑफ डिलीवरी और लेगेसी लेना चाहती है उसकी इंफॉर्मेशन हम कम्युनिटी को देते हैं। फैन जोन एक्टिवेशन, वॉलंटियर वर्क, और उसके साथ साथ जो जब गेम्स हो रहे होते हैं तो वहां पर हमारा किरदार ऐसा होता है कि जहां हम हमारे जो मुल्क के जो सकाफती रंग हैं उसको हम फैन जोन में लोगों को डिस्प्ले करते हैं। वेल सेड। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम एक बार फिर स्टेडियम की तरफ आ जाते हैं। हमारे नाजरीन वो फुटेज भी देख सकते हैं जो स्टेडियम की इंतहाई खूबसूरत हम मनाजिर देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बता रहे हैं ये 974 तकरीबन कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्टेडियम को कायम करने में। क्या ये सिर्फ इसको वॉल्ड करने में इस्तेमाल किए गए हैं या दीगर चीज़ों में भी ये कंटेनर इस्तेमाल किए गए हैं इस स्टेडियम को कायम करने के लिए? इस स्टेडियम में कंटेनर का जो इस्तेमाल किया गया है वो इस हद तक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड है कि इसमें आपको चेंजिंग रूम भी मिलेंगे, इसमें आपको प्लेयर्स गैलरी में मिलेगी, इसमें आपको कंप्यूटर रूम भी मिलेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर पूरा स्टेडियम जो उस कंटेनर से बनाया गया है और फिर उसके ऊपर सीट्स जो है उनको नस्ब किया गया है। तो अगर एक स्टेडियम को देखा जाए जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जहां पर फैंस बैठते हैं, जहां पर
स्कोरर बैठते हैं, जहाँ पर जूरी बैठती है, जहाँ पर प्लेयर्स बैठते हैं, वो सारा इंतजाम जो है वो कंटेनर के अंदर ही है। इवन टॉयलेट्स और सर इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है कि आप बजाय से कंस्ट्रक्ट करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उसका, आप ऐसे टेम्परेरी जो है वो कंटेनर्स का इस्तेमाल करें और पूरे पूरे स्टेडियम जो हैं उनको कायम कर लें। हमारे साथ आप मौजूद थे रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा हाजिर होंगे कुछ देर बाद। वेलकम बैक। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवा जात, इसकी अब बात करते हुए भी डर लगता है क्योंकि आम आदमी की पहुंच से माया ये बहुत दूर जाते जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही है उम्दा बात, क्योंकि ये है सर्दियों की सौगात। बस ये उम्दा बात तक ही रह गई है, क्योंकि अब हम इसको देख कर ही अपनी हसरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए हैं। अब जो सिर्फ मूंगफली है वही खरीदने के लिए हमें ठीक ठाक पैसे चाहिए होते हैं। अब आप 50 रुपये उसको देना तो वो इतने से लिफाफे में थोड़ी सी आपको मूंगफली पकड़ा देता है। चिलगोज़े तो सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गई, ख्वाब। चिलगोज़े अब हमें जो है ना वो दर्जन खरीदने पड़ेंगे ताकि कुछ हमारे 500 रुपये में या 300 रुपये में एक दर्जन चिलगोज़े में मिल सके। इसी पर बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे जो पेशावर के नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के, उन्होंने कुछ रिपोर्ट भी तैयार की है, कुछ बातें भी की हैं, कुछ जानने की कोशिश भी की है, उनसे हम भी मजीद जान लेते हैं। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कितनी महंगाई हुई है, खासतौर पर अगर सौगात खुश्क मेवाजात की बात करें तो? जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की जो मांग है वो उसमें इजाफ़ा हो गया है। पेशावर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं वो सज गई है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरी आ रहे हैं। कुछ शहरी तो ख़रीदारी भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ शहरी बग़ैर ख़रीदारी की ही लौट जाते हैं। पेशावर का बोर्ड बाज़ार हो, सदर हो, खैबर बाज़ार हो, नमक मंडी हो, मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गई है और रंगारंग जो ड्राई फ्रूट है वो डिस्प्ले कर दी गई है और शहरियों को राग़िब किया जा रहा है कि जो सर्दी की सौगात है वो लोग यहाँ पर आए और ख़रीदारी करें। लेकिन शहरी यही शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अब जो ड्राई फ्रूट है उसकी ख़रीदारी जो है इनके दस्तरस से बाहर हो गई है, इसलिए वो सिर्फ मूंगफली ख़रीद सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या चीज़ ख़रीदने आए थे और क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, कितनी ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा? ड्राई फ्रूट की कीमतों में तो काफ़ी इजाफा हो गया है, क्योंकि सर्दी का यही एक ड्राई फ्रूट होता है जो हम खाते हैं शौक़ से। इसमें काफ़ी इजाफा हो गया है, आजकल हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हम भी आए थे ड्राई फ्रूट लेने, जब रेट देखे हैं तो बहुत ज़्यादा थे रेट, तो हमने भी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट लिए है, लेकिन इतना नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रेट थोड़ा ज़्यादा है। एक और शहरी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, अगर बंदा ख़रीद सके तो खाएगा, अगर ख़रीद ना सके तो फिर वो क्या खाएगा। हम मूंगफली भी खाने आते हैं तो वो भी इतनी महंगी होती है, वो भी 20-30 रुपए की लेके हम लोग बस अल्लाह का शुक्र अदा करके वापस चले जाते हैं। कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी और मैं यहाँ ड्राई फ्रूट ख़रीदने आई थी और 1 किलो का लेने आई थी, लेकिन यहाँ जब मैंने रेट पूछे तो वो बहुत महंगा था और फिर जो है मैंने आधा किलो ख़रीदा है। अच्छा, क्या क्या ख़रीदने आई थी आप? मैं पिस्ता, अखरोट और मूंगफली वगैरह। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो खुश्क मेवाजात की कीमतें हैं उस बारे में क्या कहते हैं। महंगाई तो हर चीज़ में हुई है, कौन कौन सी चीज़ आपको बता दूं कि यार इसमें महंगाई हुई है, उसमें महंगाई हुई है। सर्दियों के मौसम में हर कोई अपने बच्चे के लिए जो है ना ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं, अगर उसमें वो इजाफा वो दिन ब दिन होता है तो मुश्किल होगा। मूंगफली ले सकते हैं और तो कुछ नहीं। मूंगफली वो भी पिछले साल जो है ना 90 रुपये का आधा किलो होता था, अभी इस साल 150 रुपये का आधा किलो है। 60 रुपये एक साल में इजाफा हुआ है उसमें। जैसा कि आपने सुना कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। अखरोट हो, बादाम हो, हर एक चीज़ की कीमतों में पिछले साल की निस्बत इजाफा हो गया है। यही वजह है कि इस बार जो है शहरी सिर्फ मूंगफली ख़रीद सकते हैं। जो काजू है उसकी कीमतें 2200 रुपये फ़ी किलो है। पिस्ती की जो कीमत है वो पिछले साल 1400 रुपये थी, अब इस साल 2000 रुपये तक पहुंच गई है। चलगोज़ा 8000 से 5000 रुपये तक पहुंच गया है, मतलब 3000 रुपये कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 5000 रुपये फ़ी किलो में चलगोज़ा कोई नहीं ख़रीद सकता। तो शहरी यही कह रहे हैं कि
खुश मेवाजात की डिमांड तो बढ़ जाती है सर्दियों में, लेकिन कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इसकी ख़रीदारी नहीं कर सकते और सिर्फ मूंगफलियों पर ही वो गुजारा कर रहे हैं। जी, अब ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, वाकई हमारी बहुत पहुंच से दूर है, लेकिन वही वाली बात है कि इंसान का अगर जहन सही तरह एक डायरेक्शन, एक गोल, एक रोड मैप हो ना उसका, तो वो बहुत सारे काम और बहुत सारे टारगेट्स और गोल अचीव कर लेता है शाज़ेब। बिल्कुल कामयाब हो जाता है उसमें, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे मसाइल ज़िंदगी में आ जाते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो जाती है। इसी मामले पर हमने बात की थी माहिर नफ्सियात सोफिया जाफरी साहिबा से, वो सेगमेंट भी आपको दिखाते हैं। बड़े, और अब बात करेंगे ज़हनी सेहत की, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ घबराहटों का शिकार होते हैं, परेशानी का बायस बनी होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हम अपनी ज़हनी सेहत पर ना ध्यान देते, ना इस पर बात करते हैं। माया, हम बात इसलिए भी नहीं कर पाते शाज़ेब बिकॉज हम अवेयर भी नहीं होते, हम रियलाइजेशन में नहीं जाते, हम एक्सेप्टेंस में नहीं जाते। जोसेफ मर्जी की किताब है जिसपे उन्होंने लिखा है, उसका उन्वान है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं ह्यूमन साइकी, माइंड साइंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर के एक बहुत ही नालायक से स्टूडेंट रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ने की कोशिश और सीखने की कोशिश की उससे मैंने ये देखा इंसान की अपनी कुव्वत, अपनी ताकत इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, जिस वक्त उसने उसको कमजोर कर दिया ना, उसके बाद उसको टूटने और बिखरने से कोई नहीं रोक बिल्कुल। और जब वो कमज़ोर होती है तभी आप इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होते हैं, और ये फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ केसेस सामने आते हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। आज हमें ज्वाइन किया अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात सोफिया जाफरी साहिबा ने, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोफिया जाफरी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। हम देख रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया है, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो सबसे पहले तो बताइएगा कौन कौन से इनिशिएटिव्स आजकल आप ले रही हैं, खासतौर पर मेंटल हेल्थ के ऊपर? At the moment मेरा सिर्फ एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है एंड इट्स मुझे सुनो। ये तकरीबन 2 महीने का, इट्स बिन स्टार्टेड फॉर 2 months so far and थ्रू दिस इनिशिएटिव हमने तकरीबन 1000 लोगों की मदद की है इन गेटिंग देम इनटू थेरेपी। बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार जो औरतें हैं उनको महफूज मुकाम पे हमने पहुंचाया है सो फार एंड सो ऑन। सो इट्स अ मेंटल हेल्थ initiative that we started to normalize mental health in our society. अच्छा, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप ये कर रही हैं, और हम देख रहे हैं कि सोफिया बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल हमारे मुल्क में, खासतौर पर अगर बात करें, बेरोज़गारी है, परेशानियां हैं, महंगाई है, लोग सुसाइडल थॉट्स पर पहुंचते कैसे हैं? क्या वजह है कि किसी शख्स को ये ख्याल आता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं ये काफ़ी शॉकिंग और अपसेटिंग है फॉर एवरीवन, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि हम अक्सर ऐसे केसेस में देखते हैं कि घर वाले अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि काश हमें पहले कुछ पता होता, यू नो वी कुड डू समथिंग। लेकिन जहाँ रही बात कि सुसाइडल लोगों की कैफियत पे, सब केसेस एक जैसे नहीं होते, हर केस के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, तो उनकी एग्जैक्ट कैफियत का जनरलाइजेशन बनाना अनएथिकल होता है। लेकिन इन मोस्ट केसेस लोग इस चीज़ को तब जाके अटेम्प्ट करते हैं जब उनको अपनी हालात से आगे कुछ नज़र नहीं आता। सोफिया, आई वाज लिसनिंग टू योर कन्वर्सेशन विद शाज़ेब, और बहुत सारे सवालात मेरे जहन में ऑलरेडी थे। मुझे जो अगला सवाल ये करना था, आपने कहा कि फैमिली अपने आप को ब्लेम करती है कि हमें नहीं पता चला। क्या इस तमाम सिचुएशन का ताल्लुक एक्सेप्टेंस से कहीं ना कहीं नहीं जुड़ता हुआ नजर आता कि हालात की डिनाइल में रहते हुए हम अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे देते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम अपने आप को एक डार्क प्लेस में लेके चले जाते हैं? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? Absolutely, I think it's a little bit of both. सबसे कॉमन ये चीज़ होती है कि हमारी like society में mental health it's not even a thing. तो हमारे घरों में एक आदत नहीं है कि लोग अपनी दिल की बात एक दूसरे से करें। So even if अगर आप you're going through something and you're feeling somewhere, आप comfortable ही नहीं feel करते क्योंकि आपके घर में वो comfort level नहीं होता। तो सबसे पहले आई थिंक एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम मानते हैं कि एक चीज़ को नॉर्मलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसके बारे में बात करें एंड नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट इट। देन आप डायलॉग खोलते हैं एंड दैट वे थिंग्स गेट मोर नॉर्मलाइज्ड। और जहाँ रही बात कि घर वाले कैसे लाइक लोग उन लोगों को बचा सकते हैं, यू नो सबसे बेहतरीन तरीका रहता है अवेयरनेस। और बहुत सारे साइंस भी होते हैं लेकिन उनको नोट करना घर वालों की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है।
मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को आप थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताएं कि अगर किसी के घर में या किसी के आसपास कोई ऐसा शख्स है जो मेंटली स्टेबल नहीं है और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो किस तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं? कि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक आम शहरी के लिए, एक आम शख्स के लिए, कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उनका हम ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें और ये समझें, ये सोचें कि उनकी इस वक्त मेंटल हेल्थ कैसी है। तो क्या प्रोसीजर अपनाया जा सकता है, क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें? Right. I agree with you and बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं, बट जैसे मैंने पहले कहा ये डिपेंड होता है कि घर वालों की ऑब्जर्वेशन पे। तो सबसे पहले स्पेशली विद द करंट इकोनॉमिक स्टेटस एंड बहुत सारे जो हमारी यंग जनरेशन है सब बहुत अफेक्ट हो रही है इस चीज़ से, राइट? देयर लाइव्स आर काइंड ऑफ एट अ स्टैंड स्टिल, वी आर सीइंग मोर एंड मोर केसेस पॉप अप। तो घर वालों को अपनी ऑब्जर्वेशन दे हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड बहुत सारे कॉमन साइंस होते हैं जैसे कि मूड स्विंग्स या थोड़ा घर वालों से दूर हो जाना, एक जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाना। और इंटरनेट पे पूरी साइंस और सिम्टम्स की लिस्ट है जो इजीली रिसर्च हो सकती है और करना भी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि घर वाले एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं। तो अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई है जो थोड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, ये यूजुअली एक क्लू होता है। ओके, सोफिया, आपकी बात से दो सवाल मेरे जहन में आए। एक तो मुझे आपसे पूछना था मुझे सुनो के हवाले से, लेकिन पहला मेरा ये सवाल है, आपने कहा कि लोगों को पता नहीं होता, वो जाके जनरल नॉलेज के लिए हासिल नहीं करते, तो क्या हम क्यों नहीं, जब हम और चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो अगर अपनी कैफियत, अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को अगर हम सर्च करें इंटरनेट पर जाकर, तो बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हमें समझ में आते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ तक बताती हूँ कि मैंने एक दफ़ा टाइम में ADHD को भी स्टडी किया कि यार कहीं मेरे अंदर तो सिम्टम्स नहीं है इस तरह के। खुद को नॉलेज हासिल करने का एक तो वाकई में बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि क्या किया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये जवाब दीजिएगा कि मुझे सुनो पर तमाम जो लोग अपनी कहानियां आपसे आकर शेयर करते हैं, उनका खुद का क्या फीडबैक है कि जब वो आपसे कहानियां एक तो कैसे शेयर करते हैं और दूसरा जब वो शेयर कर लेते हैं तो वो कितना लाइट फील करते हैं और लोग उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं? जी सोफिया। The first part of the question, I would say कि when it comes to self research and कि लोग क्यों, why don't they do it, एक हमारी सोसाइटी में एक टैबू और एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ के साथ कि एक you're ashamed या आपको शर्म आती है या आप घबराते हैं किसी को बताने के लिए क्योंकि लोग शायद आपको कमज़ोर समझें। ये सबसे बड़ा वो स्टॉप ब्लॉक होता है कि लोग क्यों नहीं देखते। और जहाँ रही बात कि मुझे सुनो कि इट्स एन इंस्टाग्राम पेज, तो लाइक आई सेड एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम मानते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका किसी चीज़ को नॉर्मलाइज करने का है वो बात करने का है। तो लोग अपनी कहानियाँ यूजुअली इट वेरीज कि उनके सर्कमस्टांसिस पे है या उनके पास्ट पे है, जो भी वो शेयर करना चाहे, हम इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो डीएम अच्छा, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं सोफिया कि ये इंस्टाग्राम पेज है, तो क्या नॉर्मली जो लोग हैं वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई भी अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहे, आपकी टीम हो जैसे कि आपने बनाया है मुझे सुनो मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव, तो अगर कोई इसमें आपको रब्ता करना चाह रहा है, अपनी कहानी सुनाना चाह रहा है, कुछ जानना चाह रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो ये सब के लिए है, सब लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। When it comes to medical advice, वो मैं नहीं दे सकती क्योंकि I'm not in Pakistan, but इंशाल्लाह अगले साल मैं पूरे साल पाकिस्तान में होंगी and that's when I will be establishing a team of our own mental health professionals ताकि हम मुफ्त की थेरेपी दे सकें through मुझे सुनो। So that's the next part of मुझे सुनो, but at the moment yes, लोग 100% can contact me and through our team we're able to give them resources कि वो कहाँ जा सकते हैं थेरेपी के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स का हल भी हम तलाश करते हैं। ठीक है, सोफिया जाफरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कि हमें तफसीलन बता रही थी किस तरीके से मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उन सबको एक दूसरे का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे। एब्सोल्युटली, और इसीलिए आप लोग जिंदगी अगर बदलनी है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। इट्स यू एंड इट्स मी, यहाँ से अगर आगाज़ करेंगे तो ज़िंदगी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अपने गोल्स के लिए एक रोड मैप बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लेकर चलिए। अल्लाह पाक आपके लिए खैर आफियत के मामले फरमाए। शाहजेब को और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात एक नई सुबह के साथ, जब तक देखते रहिए 92 AG न्यूज़। अल्लाह हाफिज।